बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको विद बी टू चैनल पे खुश आमदीद। ख़वातीन का बांझपन के बारे में मैं आज डिस्कस करूंगा। तो इससे पहले कि मैं आपको इसके बारे में तफसील से बताऊं, पहले तो ये जान लें कि इनफर्टिलिटी बेसिकली होती क्या है। तो इसमें क्या है कि अगर एक कपल जो है उनका वो जो है ना साथ साथ रह रहे हैं और रेगुलर इंटरकोर्स भी है, तो अगर एक साथ तक मतलब जो है ना फीमेल प्रेग्नेंट ना हो, तो ऐसे केसेस को हम इनफर्टिलिटी लेबल कर सकते हैं। तो इसमें ये जानना भी ज़रूरी है कि इनफर्टिलिटी की जो रीज़न होती हैं उसमें जो ना वन थर्ड मेल फैक्टर होते हैं और वन थर्ड जो ना फीमेल फैक्टर होते हैं, मतलब फीमेल में रीज़न होती हैं जिसकी बारे में मैं आज तफसील से बात कर रहा हूँ। और जो बाकी वन थर्ड केसेस में जो ना अननोन रीज़न हो सकती हैं या फिर फीमेल और मेल के कंबाइंड फैक्टर हो सकते हैं। तो ये जानना पहले तो ज़रूरी है। तो ये जो इनफर्टिलिटी का जो प्रॉब्लम है ये पूरी दुनिया में खासा कॉमन है। 10 to 18% कपल में जो ना ये इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आ सकती हैं। फिर ये है कि कुछ कपल में जो ना वो अगर वो 2 साल तक जो ना रेगुलर जो ना वो साथ साथ रहें और इंटरकोर्स भी हो, तो काफ़ी केस में जो ना बगैर ट्रीटमेंट के भी जो ना वो मतलब जो ना प्रेगनेंसी हो सकती है। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसकी सिम्टम बताता हूँ। सिम्टम में ये है कि ज़ाहिर है जो हमारे पास जब कपल आते हैं तो वो यही इनकी शिकायत होती है कि जी साल हो गया या इससे ज़्यादा का पीरियड हो गया, तो जो ना बच्चा नहीं हो पा रहा। फिर इसमें ये नोट करने वाली बात है कि जो फीमेल का जिनका मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो अगर 35 दिन से ज़्यादा मतलब लंबा है, या लेट से कि उन किसी कुछ खातून का मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल 21 डेज मतलब बहुत ज़्यादा शॉर्ट है या उससे भी शॉर्ट है, या फिर इरेगुलर पीरियड आते हैं या पीरियड बिल्कुल आते नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि उनके अंदर ओवुलेशन नहीं हो पा रही। ओवुलेशन का मतलब ये है कि जो फीमेल का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो चाह रहा होता है उसमें यह है कि जो आमतौर पे जो एक रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल जैसे फॉर एग्जाम्पल 28 डेज का है, उसके 14वें दिन तकरीबन जो है ना वो ओवुलेशन का वो प्रोसेस होता है जिसमें जो है ना फीमेल की जो ओवरी से अंडा रिलीज होता है। तो अगर मेल की तरफ से स्पर्म चला जाए तो उनकी जो है ना आपस में वो फर्टिलाइजेशन हो सकती है, जिसकी वजह से फिर वो आगे जाइगोट बनता है तो बच्चा बनने का चांस हो जाता है। तो इसको जो ना मतलब फीमेल की जो एग रिलीज होने का जो जो प्रोसेस है उसको हम ओवुलेशन कहते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर साइकिल की एबनॉर्मलिटीज़ हैं, ठीक है, या इरेगुलर पीरियड्स हैं या एब्सेंट है, तो फिर जो ना ओवुलेशन फिर ज़ाहिर है अगर नहीं होगी तो फिर ज़ाहिर है वो जो ना फीमेल फर्टाइल नहीं होगी। तो इसमें ये जानना ज़रूरी है कि आप डॉक्टर को कब दिखाएं। अगर तो आपकी एज 35 से कम है तो हम ये रिकमेंड करते हैं कि आप पहले 1 साल ट्राई करें, मतलब रेगुलर जो है ना आप साथ साथ रहें इंटरकोर्स हो, तो फिर जो है ना उसके बाद फिर हम आपके टेस्ट वगैरह करेंगे। ये ठीक है। तो लेट से कि अगर एज आपकी फ़ीमेल की 35 से 40 है, तो उसमें फिर ये कि हम ये जो ना हम उनको कहते हैं कि हम 6 महीने के अगर उनका वो पीरियड हो गया है इसी तरह मतलब जो है ना वो रेगुलर ट्राई करने के बाद भी नहीं हो रहा, तो फिर हम उनको टेस्ट करवा सकते हैं। तो अगर किसी फीमेल की एज 40+ है तो फिर जो है ना कि हम उनको राइट अवे हम उनको उसी वक्त ट्रीटमेंट का या हमारा इन्वेस्टिगेट करने का हम कह सकते हैं। या लेट से कि आपको पहले जैसे मैंने बताया कि इरेगुलर पीरियड हैं या एब्सेंट पीरियड हैं या कुछ इस तरह की और बीमारी है, मतलब पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है या कोई मतलब मिसकैरेजेस हो रही हैं रिपीटेडली, तो वो जो है ना पहले ही ट्रीटमेंट उनकी हम स्टार्ट कर सकते हैं। अब मैं इसकी कॉजेज़ बताता हूँ। कॉजेज़ बताने से पहले पहले तो मैं आपको फैक्टर बता दूँ कि क्या ज़रूरी हैं चीज़ें हैं जिसकी वजह से मतलब एक फ़ीमेल प्रेग्नेंट हो सकती है। तो सबसे पहले तो उसको ओवुलेशन ज़रूरी है। ओवुलेशन का मैंने बता दिया कि ओवुलेशन जो एग रिलीज़ होना फीमेल से, तो वो ज़रूरी है। फिर ये है कि ज़ाहिर है आपके मेल जो पार्टनर है उसका स्पर्म ज़रूरी है, उसकी भी वो मतलब वो हेल्दी होना चाहिए। फिर ये कि आपको ज़ाहिर है रेगुलर इंटरकोर्स भी हो, ठीक है। और फिर आपका जो बॉडी का मतलब स्ट्रक्चर है, मतलब आपकी फेलोपियन ट्यूब्स हैं या आपका यूट्रस भी है ना वो भी हेल्दी होना चाहिए। और इसके अलावा फिर जब ज़ाहिर है प्रेगनेंसी के लिए जो है ना मतलब आपकी जो ओवरीज हैं उनको जो है जो दोनों साइड पे जो ओवरी हैं उनको जो है ना एक मेच्योर एग रिलीज़ करना ज़रूरी है। और जब फिर वो एग जो है ना वो फेलोपियन ट्यूब पिक करती हैं तो उसमें जब इधर से मेल से स्पर्म जाता है तो वहाँ पे जो है ना वो आपस में जब मिलते हैं तो फिर वहाँ पे जो है ना फर्टिलाइजेशन होती है। तो उसके बाद फिर वो जो है ना फर्टिलाइजेशन होने के बाद फिर वो जो फर्टिलाइज एग जो है यूट्रस में आ जाता है, तो उसके बाद यूट्रस भी ठीक होना ज़रूरी है। तो मतलब ज़ाहिर है अगर इन ये सारा जो पाथवे मैं बता रहा हूँ अगर इसमें से किसी भी जगह पे प्रॉब्लम है तो आपकी जो ना ये इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो सकती है।
तो इसमें फिर यह कि फिर कई फैक्टर जो है ना वो आपकी जो सारा इस प्रोसेस को डिसरप्ट कर सकते हैं। और जो इससे पहले मतलब फिर पे इसकी जो मैं मतलब जो इंडिविजुअल फिर उसमें आ जाता हूँ कि क्या कॉजेज होती है। मतलब एक तो पहले तो ये बात जो काफ़ी केस में ये मतलब हमारे पास सामने आते हैं कि ओवुलेशन के डिसऑर्डर होते हैं। मतलब ओवुलेशन जो है ना मैंने आपको बता दी ना, वो एग रिलीज होने को कहते हैं। तो उसमें अगर लेट से कि एक ख़वातीन जो मतलब जो है ना ख़वातीन के जो केसेस आते हैं उसमें आमतौर पे मतलब 25% केसेस में जो है ना ये फीमेल इनफर्टिलिटी की में जो है ना उसमें ओवुलेशन डिसऑर्डर की प्रॉब्लम होती है। तो उसमें सबसे पहले तो मैं आपको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम बता दूं। इसमें एक जो है ना कि जो आपका जो हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है जिसकी वजह से ओवुलेशन इफेक्ट हो जाती है, जिसकी वजह फिर इंसुलिन उसमें रेजिस्टेंस होती है और खातून जो है ना वो बहुत ज़्यादा ओबीस होती है, उसके अब नॉर्मल एयर ग्रोथ होते हैं बॉडी पे और फेस पे। तो ये जो है ना एक बहुत मतलब ये समझने की मोस्ट कॉमन काज है फीमेल इनफर्टिलिटी। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के बारे में मैंने तफसीलन वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने वो आपको उसमें जिसमें वो मैंने बताया था ना कि फीमेल की दाढ़ी होगा ये, तो वो उसका जो है ना इसमें आई बटन में लिंक आ जाएगा, तो वो आप दे सकते हैं अगर आपने पहले नहीं देखी। तो ये मतलब बहुत कॉमन रीज़न है इसमें ओवुलेशन डिसऑर्डर की जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो सकती है। फिर यह कि जो चूँकि आपकी जो बॉडी की जो हार्मोन होते हैं जो उसमें पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस का एक वो आपस में लिंक है उसके ओवरीज के साथ। मतलब जो हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट करता है वो पिट्यूटरी को, फिर पिट्यूटरी फिर आगे से उससे हार्मोन बनते हैं, फिर वो ओवरी को स्टिमुलेट करते हैं। तो वो जो दो हार्मोन होते हैं ना FSH और LH जो उधर से हाइपोथैलेमस की स्टिमुलेशन होती है पिट्यूटरी से और फिर उधर से ये दोनों हार्मोन आते हैं, तो वो फिर आगे से यूट्रस को जो ना उसमें नहीं ओवरीज को मतलब स्टिमुलेट करते हैं, जिसकी वजह से फिर वो आगे ईस्ट्रोजन वगैरह प्रोजेस्टेरॉन बनते हैं, तो वो फिर जो ना सारा प्रोसेस होता है। तो वो जो है अगर लेट से कि इसमें डिस्टर्बेंस हो मतलब ये पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस साइकिल में, तो वो जो है ना दायरे आपसे LH और FSH की प्रोडक्शन में प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसकी वजह से ये मतलब इनफर्टिलिटी हो सकती है। तो उसमें एक मतलब लड़की को अगर बहुत ज़्यादा किसी फिजिकल या इमोशनल स्ट्रेस है या एकदम से उसका वेट बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ गया है या पहले से ही बहुत मोटी है या बिल्कुल ही पतली है, बिल्कुल सूखी हुई है, ठीक है, तो इसमें फिर ये इसकी जो हार्मोन मैंने बताया ना LH और FSH जो ना पिट्यूटरी से आते हैं वो डिस्टर्ब हो सकते हैं, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो सकती है। फिर कुछ केसेस में जो ना आपकी जो ओवरी है फीमेल की वही सही नहीं होती है, वो मतलब वो ऑटो इम्यून किसी रिस्पॉन्स से डिस्ट्रक्ट हो जाती है, तो वो जो बेसिकली वो एग ही नहीं प्रोड्यूस करती। तो अगर ओवरी एग ही नहीं प्रोड्यूस करेगी तो ज़ाहिर है फिर वो कैसे होगी प्रेगनेंसी। फिर एक और हार्मोन होता है जिसको प्रोलैक्टिन कहते हैं। प्रोलैक्टिन अगर बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए जिसको हम हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया कहते हैं, तो वो जो ना आपकी जो मेन जो यूट्रस का जो मतलब ओवरी का जो हार्मोन है ईस्ट्रोजन, वो उसकी प्रोडक्शन को कम कर देता है। तो अगर हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया हो जाए तो फिर उसको जो है ट्रीट करना पड़ता है, तो फिर वो आमतौर पे केस ठीक हो जाते हैं, ठीक है। तो ये भी मतलब प्रोलैक्टिन ज़्यादा होने की वजह से भी मतलब इनफर्टिलिटी हो सकती है। फिर यह कि जो अगर आपकी जो फ्लोपियन ट्यूब हैं, जो फ्लोपियन ट्यूब्स का बेसिकली वो उनका काम क्या है कि वो जो है ना मतलब ओवरी से जब एग निकलता है तो उससे वो जो है ना फ्लोपियन ट्यूब में आता है, तो इधर से अगर स्पर्म चला जाए तो उसमें वहाँ पे वो आपस में दोनों मिलते हैं। तो अगर फ्लोपियन ट्यूब भी किसी वजह से डैमेज हो जाए या उनकी कोई इन्फ्लेमेटरी कंडीशन हो तो उसमें वो जो प्रॉब्लम मतलब होने की वजह से इनफर्टिलिटी हो सकती है। तो उसमें एक काफ़ी कॉमन चीज़ है जिसको पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ कहते हैं, PID, जो मतलब क्लेमेडिया बैक्टीरिया होता है गोनोरिया के इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है या और कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है। तो इसमें ट्यूब में प्रॉब्लम हो सकती है। तो PID जो बेसिकली जो ना आपके मतलब इनफर्टिलिटी कॉज कर सकती है। PID के बारे में मैंने बहुत ज़बरदस्त वीडियो इसी चैनल पे अपलोड की हुई है ऑलरेडी, वो आप देख सकते हैं, लिंक आई बटन में आ जाएगा। इसके अलावा आपके जो पेल्विस या पेट में कोई पहले से सर्जरी हो, जैसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी की मतलब वजह से कोई सर्जरी हुई हो, ठीक है, जिसमें मतलब एक्टोपिक प्रेगनेंसी में ये होता है कि आपका जो लेग एग जो होता है ना वो आपका जो इम्प्लांट हो जाता है यूट्रस के मतलब अलावा, मतलब यूट्रस में नहीं होता बेसिकली, वो फ्लोपियन ट्यूब में जो है उसकी मतलब एग की इम्प्लांटेशन होती है, मतलब जो उसमें, तो वो मतलब बेसिकली नॉर्मल प्रेगनेंसी तो यूट्रस में ही होती है। अगर यूट्रस से बाहर प्रेगनेंसी हो जाए तो उसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। तो अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी की को सर्जिकली रिमूव किया जाए तो जो है ना वो जो है ना एक तरह की
आपकी जो मतलब उसमें इनफर्टिलिटी का बायस बन सकती है कुछ केसेस में, सारे केसेस में नहीं। यानी कि मतलब सर्जरी अगर कामयाब दायरा हो जाए एक्टॉपिक प्रेगनेंसी की, या वो मेडिसिन से ठीक हो जाए, तो फिर तो दायरा फीमेल वो ठीक हो सकती हैं। लेकिन कुछ किस्म में अगर लड़ते मतलब यह है कि बेसिकली मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर आपकी पेल्विस में या अब्डोमिनल कोई सर्जरी है, उसकी वजह से भी चांस हो सकता है कोई इनफर्टिलिटी हो। फिर एक पेल्विक ट्यूबरकुलोसिस कंडीशन है जो पूरी दुनिया में कॉमन है, लेकिन ये कि डेवलप वर्ल्ड में नहीं है। मतलब यूएसए यूके में तो ये बहुत रेयर है ट्यूबरकुलोसिस। तो ये ना कि ये पेल्विक ट्यूबरकुलोसिस भी एक रीज़न है आपकी जो इनफर्टिलिटी की। इसके अलावा एक कंडीशन आती है जिसको हम कहते हैं एंडोमेट्रियोसिस। उसमें ये होता है कि आपकी जो यूट्रस का जो एंडोमेट्रियल टिश्यू मतलब उसके टाइप का वो टिश्यू जो ना यूट्रस से बाहर इम्प्लांट होना शुरू हो जाता है, तो जिसकी वजह से काफ़ी उसमें फ्लोपियन ट्यूब में प्रॉब्लम हो जाती है, वो ब्लॉक हो जाती है, स्कारिंग हो सकती है, और इसकी वजह से ज़्यादा एग और स्पर्म मिलने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो फिर यह है कि उसकी लाइनिंग ऑफ यूट्रस को भी एंडोमेट्रियस डिस्टर्ब कर सकती है। तो ये भी एक मतलब इनफर्टिलिटी की कॉज है। एंडोमेट्रियोसिस के बारे में मैंने इसी चैनल पे बड़ी अच्छी वीडियो अपलोड की हुई है, तो जिस मैंने नई वीडियो देखी वो भी ज़रूर देखें। मैं इसलिए ये सब कह रहा हूँ क्योंकि ये सारी कॉजेज जो है ना इनफर्टिलिटी में आ सकती हैं। तो अगर आपको सारी चीज़ें पता हो तो जो ना वो आप इसके बारे में आपका नॉलेज होगा, तो फिर आपको आसानी से समझ आ सकेगी। तो एंडोमेट्रियोसिस के बारे में जो वीडियो है उसका लिंक आई बटन में आ जाएगा, तो वो आप देख सकते हैं। अच्छा, फिर यह कि यूट्रस या सर्विक्स की अपनी कॉजेज हो सकती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे यूट्रस के अगर अपनी कोई अबनॉर्मलिटी है, उसकी शेप ठीक नहीं है, जो जेनेटिक प्रॉब्लम मतलब उसकी जो पहले स्ट्रक्चर ही ठीक नहीं है, या यूट्रस के अंदर कोई ग्रोथ हो रही है, फाइब्रॉइड्स आ गए हैं, मतलब उसके जिसको मायोमास कहते हैं, जिसकी वजह से फिर कुछ अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो वो फ्लोपियन ट्यूब को अगर ब्लॉक कर सकते हैं, तो इस वजह से भी जो ना आपको इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम हो सकता है। फाइब्रॉइड्स के बारे में तो बहुत मेरी जो वीडियो काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं, काफ़ी वो देख रहे हैं, इसी चैनल पे मौजूद है, उर्दू में इंग्लिश में। मेरे चैनल पे उर्दू में भी वीडियोस होती हैं, इंग्लिश में, ठीक है। मतलब आमतौर पर मैं उर्दू में भी जो वीडियोज़ पोस्ट करता हूँ उससे अगले दिन उसी बीमारी के मतलब इंग्लिश में वीडियोज़ पोस्ट करता हूँ। तो जो फाइब्रॉइड के बारे में जो उर्दू वीडियो है वो मैं उसका भी लिंक आई बटन में डाल देता हूँ, तो वो आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके जो सर्विक्स है, सर्विक्स बेसिकली वजाइना और यूट्रस के जो दरमियान का जो हिस्सा होता है उसको पार्ट को उसको सर्विक्स कहते हैं, उसकी कोई मेल फॉर्मेशन हो या डैमेज हुआ हो या इन्फ्लेमेशन हुई हो, तो उस वजह से भी हो सकती है ये इनफर्टिलिटी। फिर कुछ केसेस में बड़ी इनफर्टिलिटी की अनएक्सप्लेन्ड रीज़न होती है, मतलब कोई पता ही नहीं लगता। बहुत सारे हम टेस्ट करवा लेते हैं और फिर जो है ना उनको फिर भी नहीं बचाव हो पाता। मतलब उनका मतलब टेस्ट भी क्लियर आते हैं, लेकिन कुछ मतलब अननोन केसेस हो जाते हैं। तो ये भी रीज़न हो सकती है। तो अब मैं इसके रिस्क फैक्टर बताता हूँ। रिस्क फैक्टर में एक तो एज का रिस्क फैक्टर है, अराउंड 35 ईयर्स के बाद फीमेल में प्रेगनेंसी के चांसेस आस्ता आस्ता कम होना शुरू हो जाते हैं। फिर यह कि जो ख़वातीन स्मोकिंग करती हैं उनका भी बहुत कम चांस है, उनमें स्मोकिंग करने की वजह से उनके मिस कैरेज एक्टोपिक प्रेगनेंसी की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। और इसके अलावा बहुत नेगेटिव है चीज़, मैंने स्मोकिंग जो है ना बहुत मतलब उस पर फीमेल की रिप्रोडक्टिव हेल्थ में बहुत बुरा असर डालती है। फिर एक वेट का मैंने जैसे पहले, अगर एक खातून का बहुत ज़्यादा ओवर वेट है या बहुत ही कम वेट है तो उसको भी ये इनफर्टिलिटी का इशू आ सकता है। फिर यह कि लेट से कि कोई फीमेल को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है क्लेमिडिया गोनोरिया की वजह से, तो वो जो या फिर जो कई कल्चर में बहुत जिनके फीमेल के मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर होते हैं, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स करेंगे, तो जिनका फीमेल में ज़्यादा इन्फेक्शन है का चांस है मतलब होता है, तो उनको भी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है। फिर यह कि जो लोग जो ख़वातीन ड्रिंक करती हैं, अल्कोहल पीती हैं, उनका भी ज़्यादा चांस है। अब मैं आपको इसके प्रिवेंटिव मेजर बताता हूँ कि कैसे आप ना इसको इनफर्टिलिटी होने से बच सकते हैं। एक तो यह कि जो है पहले तो मैं जैसे मैंने वेट का बताया कि वेट अगर वो नॉर्मल रखें, मतलब यह कि अगर बहुत ज़्यादा वेट है तो मॉडरेट एक्सरसाइज करें। इतनी एकदम से स्टर्नल एक्सरसाइज भी नहीं करनी, मतलब 5 घंटे से ज़्यादा हफ्ते में अगर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव एक्सरसाइज भी ना करें, मतलब मॉडरेट एक्टिविटी करें। फिर यह कि जिन ख़वातीन का कम वेट है उनको अच्छी खुराक से अपना वेट बढ़ाना चाहिए। फिर जो ख़वातीन स्मोकिंग करती हैं उससे वो उनको उसको ख़त्म करना चाहिए। फिर जो ड्रिंक करती हैं ज़ाहिर है उसको ख़त्म करना चाहिए, जो क्योंकि ज़ाहिर है ये प्रेगनेंसी उसमें वो कि में रास्ते में रुकावट हो सकती है। फिर जो ख़वातीन किसी वजह से साइकोलॉजिकल स्ट्रेस का शिकार हैं तो उनको स्ट्रेस रिड्यूस करना चाहिए। उनको स्ट्रेस रिड्यूस करने की काफ़ी
मैंने इसी चैनल पे वीडियो डाली हुई है, वो आप एंजाइटी मतलब उसके बारे में, उस तरह की जो साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं तो वो आप देख सकते हैं। फिर हम कुछ ख़वातीन जो बहुत कॉफ़ी ज़्यादा पीती हैं उनको हम उसको ये करते हैं, कहते हैं कि मतलब उसको ये डिस्करेज करते हैं कि ज़्यादा कॉफ़ी ना पिएं, और उसको ये कि एक दो, ये कहते हैं कि एक दो कप आप अगर पी लें तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब एक दो कप अगर आप पी लें तो उसमें फिर वो इतना मसला नहीं है। ठीक है, तो ये तो जनाब मैंने आपको कॉजेज़ और रिस्क फैक्टर बता दी। अब मैं इसकी जो ना आपको मैं डायग्नोसिस बताता हूँ कि जब हमारे पास आते हैं कैसे, तो हम कैसे उनको ये तशख़ीस कैसे करते हैं। तो उसमें ज़ाहिर आप जब हिस्ट्री और एग्जामिनेशन हम हिस्ट्री वगैरह प्रॉपर लेते हैं, सारे फैक्टर असेस करते हैं, फिर ये कि कुछ एग्जामिनेशन वगैरह करके फिर फर्टिलिटी के टेस्ट आ जाते हैं जिसमें ओवुलेशन टेस्टिंग आते हैं। इसमें ओवर द काउंटर होम किट्स भी मिल जाती हैं जिसमें वो जो है ना, जैसे मैंने बताया ना कि हार्मोन ज़रूरी है ओवुलेशन के लिए, जो ख़ासतौर पे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH, तो उसकी सर्च का पता चल जाता है उसमें जो होम किट्स में टेस्ट में आते हैं। इसके अलावा प्रोजेस्टेरॉन एक हार्मोन होता है जो ओवुलेशन के बाद रिलीज़ होता है, जिससे पता चलता है कि मतलब ये आपकी ओवुलेशन हो गई है, तो वो जो है ना वो भी हम टेस्ट करवा सकते हैं। फिर प्रोलैक्टिन, जैसे मैंने बताया कि जो अगर हाई हुआ प्रोलैक्टिन तो वो भी प्रॉब्लम खड़ी कर सकते हैं, प्रोलैक्टिन का भी टेस्ट करा सकते हैं। इसके अलावा एक टेस्ट आता है स्टेरोसर्पेंजियोग्राफी, ठीक है, जिसमें वो मतलब कंट्रास्ट इंजेक्ट करते हैं यूट्रस में, फिर उसके बाद फिर एक्सरे लेते हैं, इसमें यूट्राइन कैविटी की अबनॉर्मलिटी डिस्कस हो सकती है, डिस्कस क्या मतलब डिस्कवर हो सकती हैं। तो फिर ये कि फ्लोपियन ट्यूब का कोई मतलब जो है ना प्रॉब्लम भी उसमें डिस्कवर हो सकता है। और बल्कि ये वाला जो टेस्ट है स्टेरोसर्पेंजियोग्राफी, कभी कभी जो है ना अगर कोई छोटा मोटा ट्यूब का ब्लॉकेज भी हो तो ये खुद ही उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, मतलब उसके चूँकि फ्लूइड फ्लैश आउट करता है ना, तो वो ट्यूब्स को ओपन कर सकता है, मतलब अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो। ठीक है, फिर कुछ अलावा इसके ओवरियन रिजर्व टेस्टिंग आते हैं, वो मतलब उसमें आपको तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो बड़ी टेक्निकल चीज़ें हैं, तो मैं आपको जो ना वरना वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाती जाएगी। फिर इसके अलावा थायराइड की कुछ फंक्शन टेस्ट मतलब करवा सकते हैं, क्योंकि थायराइड के प्रॉब्लम की वजह से भी इनफर्टिलिटी का चांस हो सकता है। इसके अलावा फिर अल्ट्रासाउंड और जो इमेजिंग टेस्ट वगैरह और भी करवा सकते हैं, ताकि जो ना तफसील से पता चल जाए कि क्या रीज़न होती है। लेप्रोस्कोपी वगैरह करा सकते हैं, जिसमें मतलब जो ना उसको मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी एक तरह की होती है, जिसमें छोटा सा इंसिजन जो ना आपके वो नाभ के नीचे से वो करते हैं, जिसमें यह कि उसके जो लेप्रोस्कोप के साथ कैमरा अटैच होता है बेसिकली, ताकि आपकी यूट्रस और ट्यूब्स और जो ना ओवरीज नज़र आ सकें। तो इसमें लेप्रोस्कोपी में एंडोमेट्रियोसिस या स्कारिंग या ब्लॉकेज की प्रॉब्लम हो, इरेगुलरिटी की प्रॉब्लम हो, तो वो सामने आ जाती हैं। इसके अलावा फिर यानी कि कुछ ख़वातीन में कोई जेनेटिक प्रॉब्लम हो तो इनकी जेनेटिक टेस्टिंग भी करवा सकते हैं। तो अब आ जाते हैं इसकी ट्रीटमेंट में। ट्रीटमेंट जैसे मैंने बताया, जैसे मैंने सारी तकरीबन कॉजेज़ का वो हाईलाइट किया ना पहले कि ये कॉज से इनफर्टिलिटी होती है, तो उस कॉज की जो मैंने वीडियोस अपलोड की हुई हैं वो आप देखें, तो उस कॉज को ट्रीट करें ना, तो फिर ज़ाहिर है वो डिलीवरी की ट्रीटमेंट आसानी से हो सकती है। तो अब मैं इसकी जो आपको ये बता देता हूँ कि कुछ फीमेल फर्टिलिटी रेस्टोरेशन जो टेक्निक्स आती हैं, मतलब ख़ास तौर पे मैंने बताया ना कि जैसे जो ओवुलेशन की जो प्रॉब्लम होती हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी हार्मोनल प्रॉब्लम्स की वजह से वो केसेस हमारे पास आते हैं, तो अगर ओवुलेशन को हम स्टिमुलेट करें फर्टिलिटी ड्रग से तो वो ठीक हो सकती हैं। ठीक है, ये बेसिकली जो फर्टिलिटी ड्रग्स होती हैं ना, वो एक तरह की ना जो आपके जो हार्मोन आते हैं ना FSH और LH, उसको एक तरह का जो ना वो स्टिमुलेट करती हैं ताकि वो आगे से ओवुलेशन करें। तो उसमें एक ड्रग आती है जिसको हम क्लोमिफेन सिट्रेट कहते हैं। ये बेसिकली ये ओरल ड्रग है जो आपकी जो स्टिमुलेशन करती है, उसको ओवुलेशन की स्टिमुलेट करती है, मतलब जो ना आपके वो पिट्यूटरी ग्लैंड पे ऐड करती है, जिससे वो FSH और LH ज़्यादा बनते हैं, और वो उसकी वजह से फिर वो जब ज़्यादा बनेंगे तो ओवेरियन फॉलिकल जिसमें एग बनता है, तो वो मतलब जो ना उसकी ग्रोथ हो सकती है। इसके अलावा फिर इंजेक्शन आते हैं गोनेडोट्रोपिन के, जो डिफरेंट जो ना उसके फार्मूले हैं, नाम है, जो बेसिकली इंजेक्शन जो है गोनेडोट्रोपिन, जो बेसिकली एक तरह की डायरेक्टली बजाय मतलब क्लोमिफेन तो मैंने बताया ना वो उसको स्टिमुलेट करती है, उसका जो ना मतलब जो पिट्यूटरी ग्लैंड को FSH और LH को रिलीज करने के लिए, लेकिन ये गोनेडोट्रोपिन बेसिकली आपकी डायरेक्टली ओवरी को स्टिमुलेट करते हैं
ताकि जो ना वो आपके जो मतलब वो एक तरह के सही और मतलब अच्छे मल्टीपल एग्स बना सके। तो गोनाडोट्रोपिन मेडिकेशन के कुछ मैं आपको नाम बता देता हूँ। एक होता है जो ह्यूमन मीनोपॉजल गोनाडोट्रोपिन HMG के नाम से आता है, जो HMG मतलब इसका जो जेनरिक नेम है मीनोपोर के नाम से आता है। फिर FSH है, गोनल एफ फोलिस्टम AQ वेरिएबल के नाम से आता है। फिर एक और गोनाडोट्रोपिन ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन जो ओविड्रेल और प्रेग्नेल के नाम से आता है, जो आपकी जो एग्स को मैच्योर कर सकता है, जो है मतलब और उनके एग की जो रिलीज जो है ना वो उसको जो ओवुलेशन के टाइम पे उनको स्टिमुलेट कर सकते हैं। ठीक है। तो इसके अलावा फिर यह कि ये ज़ाहिर है कि जो ये इस तरह की फर्टिलिटी जो ड्रग्स आते हैं तो उसमें वो कभी कभी भी चांस होता है कि हाइपर स्टिमुलेशन होने की वजह से मल्टीपल प्रेगनेंसी का भी मतलब चांस बढ़ सकता है। फिर एक लेट्रोजोल भी ड्रग आती है, वो भी बेसिकली इसी तरह का काम करती है, मतलब जो है ना क्लोमिफेन की तरह। तो वो भी ओवुलेशन को इंड्यूस कर सकती है। एक और ड्रग आती है जिसको ब्रोमोक्रिप्टिन कहते हैं, साइक्लोसेट के नाम से आती है, जो बेसिकली डोपामिन एगोनिस्ट है। वो जो है ना ख़ास तौर पे जब हाइपर प्रोलैक्टिन, जैसे मैंने बताया ना कि प्रोलैक्टिन ज़्यादा हो जाए तभी प्रॉब्लम हो सकती है, तो अगर उसको ख़त्म करने के लिए फिर ये ब्रोमोक्रिप्टिन ड्रग भी यूज़ हो सकती है। इसके अलावा फिर जो है ना अगर लट से कि एक जो लड़की को मतलब पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम की प्रॉब्लम है, जिसमें वो जो है ना वो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है और फिर ख़वातीन मोटी हो जाती हैं, उनकी हेयर ग्रोथ हो जाती है, जैसे जिसके बारे में वीडियो मैंने बनाई हुई है, उसको फिर हम मेटफॉर्मिन ड्रग भी दे सकते हैं। ठीक है। तो जो ग्लूकोफेज के नाम से आती है। तो ये तो जनाब ड्रग्स की आ गई वो ऑप्शन। फिर ये कि जो मैंने आपको फिर बताया कि जो अगर लट से कि लड़की में ऐसी प्रॉब्लम है कि आपकी जो वो जो मतलब फेलोपियन ट्यूब भी बंद है या ब्लॉक है, ठीक है, तो फिर हम उसकी डिफरेंट ऑप्शन है, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है, स्टेरोस्कोपिक सर्जरी कह सकते हैं। ठीक है, और मतलब कर सकते हैं, या ब्लड से कि यूट्रस में कोई पॉलिप्स वगैरह हैं तो उसको रिमूव कर सकते हैं, मतलब वो फिर डिफरेंट ऑप्शन आती हैं। लेकिन आमतौर पे सर्जरीज की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, क्योंकि ये जो मैंने पहले आपकी जो हार्मोनल स्टिमुलेशन चूँकि ज़्यादातर रीज़न होती हैं, तो वो ड्रग से ही आमतौर पे जो फीमेल प्रेग्नेंट हो मतलब उसकी मतलब फर्टिलिटी मतलब सही हो सकती है। ठीक है। फिर ज़ाहिर है अगर इन चीज़ों के बावजूद भी अगर वो नहीं हो रही मतलब प्रेगनेंसी, तो फिर हमारे पास आर्टिफिशियल जो ना मतलब एक तरह की वो ऑप्शन आती हैं जिसको हम इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन कहते हैं, जिसमें यानी कि वो बहुत सारे हेल्दी स्पर्म जो ना फीमेल की यूट्रस में डाल देते हैं। ठीक है, मतलब ओवुलेशन के टाइम पे, तो उससे वो हो सकती है प्रेगनेंसी। फिर इसके अलावा फिर IVF जो बड़ी फेमस टेक्निक है पूरी दुनिया में, इंट्रोवर्टर मतलब जो ना क्या नाम है IVF जो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है, मतलब तो वो जो है ना IVF से बनते हैं इनविट्रो फर्टिलाइजेशन। तो उसमें ये होता है कि उधर से फीमेल से एग ले लिया जाता है, इधर से मेल से स्पर्म लिया जाता है, तो उसको मतलब आपस में कंबाइन किया जाता है। तो मतलब वो फर्टिलाइज एग जब हो जाता है मतलब, तो वो जो है ना वो यूट्रस में डाल दिया जाता है। तो वो उससे मतलब एक तरह का दायरा ये जो मतलब फीमेल के मतलब प्रेगनेंसी अचीव हो सकती है। तो ये थी जनाब मेरी वीडियो फीमेल इनफर्टिलिटी के बारे में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जो मैंने कॉजेज़ बताई हैं फीमेल इनफर्टिलिटी की, और जिसके फिर लिंक्स जो आई बटन में वो साथ साथ आ रहे होंगे मतलब जो मैंने डाले हैं, तो वो जो है आप वो कॉजेज़ देखें उसकी। अगर आपने पहले वीडियोज़ नहीं देखी तो उसको फिर आइडेंटिफाई करके उसके मुताबिक फिर आप ट्रीटमेंट कराएं। तो अगर इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर कमेंट्स में लिखिएगा। चलें, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। के अल्लाह हाफ़िज़।